का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर अपर महानिदेशक हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। मैं द्विवेदी सर से आग्रह करती हूँ कि सर आप इस कार्यक्रम को आगे संचालित करें। उमेश चंद द्विवेदी सर। जुड़िए आप लोग भी। धन्यवाद सुनीता जी। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर आलोक त्रिपाठी का। आलोक जी उन लोगों में है जिन्होंने विरासत को प्रारंभ से देखा है, पढ़ा है और पढ़ाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शायद काम करने वाले आज की में यह इकलौता ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 12 साल टीचर के रूप में विद्यार्थियों को विरासत के महत्व को पढ़ाया भी है। इसके पहले यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में इन्होंने खुद विरासत संरक्षण के लिए काफी काम किया है और मैरीटाइम जो आर्कियोलॉजी है इनमें इस क्षेत्र में इनका अद्भुत योगदान है। डॉक्टर त्रिपाठी काफी अच्छे वक्ता हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काफी अच्छा वक्तव्य देते हैं, अपना व्याख्यान रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले जनवरी में मैंने क्या व्याख्यान इस सेमिनार में ये इंडस पर इन्होंने जो व्याख्यान दिया था वो तो अद्भुत था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी डॉक्टर त्रिपाठी जो हम लोग के सामने जो विरासत के संरक्षण के संबंध में जो बातें रखेंगे और निश्चित रूप से हम सभी के लिए जो विरासत के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उन सभी को इससे लाभ होगा। मैं डॉक्टर त्रिपाठी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में और अपर महानिदेशक के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर उन्हें बधाई देता हूँ इस अवसर पर। और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इनके लिए अभी हम कह सकते हैं कि टेक्निकल क्षेत्र में सबसे बढ़िया पदाधिकारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना व्याख्यान देने की कृपा करें। नमस्कार। इस व्याख्यान को शुरू करने से पहले मैं अपने वरिष्ठ श्री सिन्हा जी, सीपी सिन्हा जी और मेरे अग्रज द्विवेदी जी को जो है मैं प्रणाम करता हूं और इस विश्व विरासत दिवस के अवसर पर हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं, माइक में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, अगर बाकी हम लोग म्यूट कर लें। तो विश्व विरासत दिवस के अवसर पर जो हमारे सभी साथी जुड़े हैं उनको विशेष रूप से बिहार पुराविद परिषद के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि हम लोग आज इस विषय पर धरोहर और उसका संरक्षण पर हम लोग एक विचार विमर्श कर सकें। मेरा प्रयास रहेगा कि ये कोई एक स्ट्रक्चर्ड लेक्चर न होके एक वार्ता हो जहां हम कुछ विषयों को बड़े सामान्य रूप से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करें, क्योंकि अब जरूरत है कि हम जिस तरीके से धरोहर को, इतिहास को, पुरातत्व को अभी तक देखते रहे हैं उससे थोड़ा हटके अपने यानी जो हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण रहा है उससे थोड़ा हटके हम लोग भारतीय दृष्टिकोण से सोचने और देखने का प्रयास करें, क्योंकि हम बहुत समय से एक ही ढर्रे पर चलते चले आ रहे हैं और उस प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कहीं छूट जाती हैं या जिस पे हमने उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। आज की इस चर्चा में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बिंदुओं को छूने का, जैसे कि धरोहर क्या है, बड़ा सामान्य सा है और शायद हर कोई यही कहे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब जानते हैं धरोहर क्या है, लेकिन हम लोग इसकी कोशिश करेंगे इसको छूने के लिए। धरोहर किसको कहते हैं, संरक्षण क्या है, जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो क्या है, क्या जो लेबोरेटरी में संरक्षण किया जाता है वही है या हम कुछ और भी कर सकते हैं,
और अगर कुछ कर सकते हैं तो वो क्या है, और संरक्षण क्यों करना चाहिए, संरक्षण कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या इसके लिए कोई नियम है, कोई कानून है, और यदि वो है तो वो कौन से कानून है, और उनको लागू करने वाला कौन सा विभाग है, वो कौन विशेषज्ञ हैं जो इस विषय में कार्य करते हैं, और यदि इसमें हमारा जो दायित्व है, जनता का दायित्व, वो क्या है और हम उसको कैसे निभा सकते हैं। तो ये कुछ वो बिंदु हैं जिस पे हम लोग उस थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि हम लोग इतिहास और पुरातत्व को देखें बड़े सामान्य रूप से, तो हमको लगता है कि इतिहास में जो हमको पढ़ाया जाता है या जो हम बात करते हैं वो बड़ी सीमित सी होती है। राजाओं के बारे में, राजवंशों के बारे में, उनके युद्ध, उनके कार्य, और वहां हम पुरातत्व की बात अगर करें तो हम वहां जनता की बात करते हैं। मकानों के अवशेष, चूल्हा, बर्तनों के टुकड़े और छोटी मोटी चीजें। तो हमारा जो एक दृष्टिकोण है या हमारा जो अध्ययन का क्षेत्र है उसमें एक बहुत अंतर होता है कि एक तरफ हम सीमित हो रहे हैं कुछ विशेष वर्ग तक, और दूसरी तरफ हम लोग जो है बहुत व्यापक दृष्टि से जन सामान्य को देख रहे हैं। और हेरिटेज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी यही चीज आती है कि हेरिटेज की जब बात होती है तो हम लोग संरक्षित स्मारक, केंद्रीय विभाग, राज्य के विभाग, कुछ लेबोरेटरीज, वहां की बात तक सीमित रह जाते हैं। इसको हमको पुरातत्व की तरह जनमानस तक देखना होगा कि सिर्फ यही स्पेशलिस्ट और डिपार्टमेंट्स नहीं, बल्कि जनता संरक्षण में क्या योगदान दे सकती है या क्या कर सकती है। और इसी बिंदु को हम लोग आज थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे और इस विषय में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं विरासत की तो ये एक बहुत व्यापक शब्द है, क्योंकि आज हम वर्ल्ड हेरिटेज डे पे बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज की बात करते हैं तो ताजमहल, आगरा का किला, लाल किला, कुतुब मीनार, महाबलीपुरम के मंदिर, ये कुछ जो विशाल प्राचीन स्मारक हैं या ऐसे स्थल हैं, तो हम उनके बारे में सोच के रह जाते हैं। जबकि विरासत तो हमारे गांव गांव में, हमारे आसपास चारों ओर फैली हुई है। और जब विरासत के संरक्षण की बात करते हैं तो हमको सारी विरासत को संरक्षित करना है, सिर्फ कुछ चुने हुए स्मारकों को नहीं। तो जहां पे ताजमहल विरासत है, वहीं एक छोटा सा सिक्का जो हमारे घर में हो सकता है वो भी विरासत है। अशोक का स्तंभ वो भी विरासत है, चित्तौड़ का किला भी विरासत है। नृत्य, संगीत, लोक परंपराएं, भाषाएं, बोलियां, और जो गांव में जो है जो चित्रकारी की जाती है, जो घरों पे मांडने बनाए जाते हैं, ये सब हमारी विरासत का हिस्सा है। तो आज जरूरत है कि हम सिर्फ कुछ चुने हुए, कुछ विशाल स्मारकों और स्थलों के बारे में ही न बात करें, बल्कि हम विरासत को समूचे रूप में या समग्र रूप में हम उसके बारे में सोचें, और हम ये चिंता करें कि ये जो हमारी इतनी सारी विशाल थाती है जो गांव गांव में फैली है, इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, और यदि हमको इसको संरक्षित करना है तो हमको क्या करना होगा। और ये हमारे आगे एक बहुत बड़ा यानी चैलेंज है, और इस चैलेंज को हमको कैसे जो है फेस करना है। यदि हम सुविधा की दृष्टि से बात करें तो हम जो हमारी धरोहर है उसको बड़े सामान्य रूप से वर्गीकृत करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, दो ग्रुप। टेंजिबल वो है जिसका भौतिक रूप है, जिसको कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म है। और दूसरा जो है जिसमें कि नृत्य है, संगीत है, भाषाएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो इनटेंजिबल है। लेकिन आज कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा सा टेंजिबल के ऊपर बात करने की, क्योंकि वो आर्कियोलॉजी से डायरेक्ट रिलेटेड है। फिर टेंजिबल को हम दो भागों में बांटते हैं, चलायमान जो एंटिक्विटीज हैं, छोटी हैं, और स्थिर जो कि जमीन पर स्थिर हैं। और उनको हम फिर दो भागों में बांटते हैं जो हमारी पारंपरिक क्लासिफिकेशन है, स्मारक जो जमीन के ऊपर हैं, जो दिखाई देते हैं, और वो सारी धरोहर जो जमीन के नीचे दबी हुई है, जिनको हम पुरातात्विक स्थल कहते हैं। और
स्मारकों को भी हम दो भागों में जो है बांट सकते हैं। एक वे जो निर्मित हैं जिसको हम बिल्ट हेरिटेज कहते हैं, और दूसरी वे ऐतिहासिक रचनाएं हैं जिनका की ऐतिहासिक महत्व है। ये जो वर्गीकरण है इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि संरक्षण के लिए या इनके रखरखाव के लिए हम एक विशेष प्रकार से प्रयास करते हैं। स्मारकों की एक विशेष प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनको एक विशेष प्रकार से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। जो छोटी एंटिक्विटीज हैं उनको हम एक विशेष रूप से एक अलग प्रकार से उनको हैंडल करते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है ये हमको सहायता करता है इनके संरक्षण में। तो इससे जो है इनके संरक्षण की योजना बनाने में और या उसके बारे में कार्य करने में हम लोगों को जो है वो सुविधा होती है। लेकिन अगर हम बात करें इनके महत्व की, तो प्रायः हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है अलग अलग ग्रुप्स में। वो एक जो हमारा एक ऑफिशियल प्रोसेस है, राष्ट्रीय स्तर के संरक्षित, राज्य स्तर के संरक्षित, असंरक्षित जो संरक्षित नहीं है या जो छोटे हैं, लोकल हैं। लेकिन यदि हम धरोहर को देखें तो हर धरोहर का वही महत्व है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है जो हम तक आई है, और हमको आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को इनको आगे तक ले जाना है। हमारे जो भारतीय कानून है जो मॉन्यूमेंट से या आर्कियोलॉजी से या इतिहास से संबंधित हैं, उसमें धरोहर को कहीं एक विशेष रूप से या स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है। तो इससे हमको एक लाभ यह है कि हम इसको अपने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं। तो एज सच हेरिटेज की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो चीजें हेरिटेज के अंतर्गत आती हैं वो डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनकी परिभाषा जो है वो 1904 के एक्ट में भी है, 1958 के एक्ट में भी है। एंटिक्विटीज की परिभाषा है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स जो पुरास्थल और पुरावशेष हैं उनकी परिभाषा है, आर्ट ट्रेजर्स जो कला निधियां हैं उनको डिफाइन किया गया है। लेकिन ये सब हेरिटेज का पार्ट है, और हेरिटेज इनके बियॉन्ड भी है। बहुत सारी वो हेरिटेज है जो इनके अतिरिक्त है, जो कि डिफाइन नहीं की गई है। तो हमको सिर्फ इन चीजों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, और हमको हेरिटेज की जब हम बात करते हैं, और हमारा देश जो है वो कला के क्षेत्र में, विरासत के क्षेत्र में, पुरावशेषों, स्मारकों के क्षेत्र में इतना रिच है कि हमको उस पर गर्व होना चाहिए, और हमको विशेष रूप से इसके आगे जाके उनके संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और एक जागरूकता लानी चाहिए कि हम अपनी धरोहर पे गर्व करें और उसको बचाएं और उसको आगे तक ले जाएं। जब हम धरोहर की बात करते हैं, चाहे वो प्राचीन भवन हो, सांस्कृतिक परंपराएं हो, वे सब जो कि हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमने इन्हें नहीं बनाया है। हमको ये बनी बनाई हमारे पूर्वजों से मिली है, और इनका स्थापत्य के रूप में, कला की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व है जो हमको समझना है, और हमको अपना दायित्व को महसूस करना है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए छोड़ा है, हम कैसे इसको अपने आगे वाली जनरेशन तक पहुंचाएं। तो एज ए कस्टोडियन हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो हमें मिला है वो हम अपने बाद आने वालों तक पहुंचा दें, और ये यदि हम कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति। तो हम ये सब नहीं कि हम उसके मालिक हैं, हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इसको सब ठीक कर दें। नहीं, जो जैसा हमको मिला है हम उसको उसी रूप में, बिना उसको नष्ट किए हुए, बिना उसको विकृत किए हुए, यदि उसी रूप में हम अपनी आने वाली जनरेशन को वो दे सकें, तो ये हमारा जो है हम अपने कर्तव्य को पूरा कर पाएंगे। प्रायः पूर्व में जो है हम धरोहर को एक
संकीर्ण दृष्टि से परिभाषित करते रहे हैं। और यदि आप बहुत सारे पुस्तकें पढ़ेंगे या लेख पढ़ेंगे या और भी रिपोर्ट्स में देखेंगे, तो पहले एक प्रचलन था कि धरोहर को जो है विशेष वर्ग विशेष से जोड़ के या क्षेत्र विशेष से जोड़ के या एक समूह की विरासत माना जाता था या लिखा जाता था। और ये आज भी आपको प्रैक्टिस में मिलेगा। लोग लिखेंगे कि बिहार की विरासत, राजस्थान की विरासत, मध्य प्रदेश की विरासत, बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी। या लोग लिखते हैं बुद्धिस्ट विरासत, हिंदू विरासत, मुस्लिम विरासत। तो ये एक परंपरा थी, ये एक तरीका था, और ये अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ। तो हमने विरासत को क्षेत्र से, वर्ग विशेष से या जोड़ के देखना या लिखना शुरू किया। तो वहां क्या होता है कि जब हम किसी विरासत को एक किसी क्षेत्र से या वर्ग से जोड़ते हैं, तो दूसरे वर्ग को या और जो बहुत बड़ा एक समूह है, वो उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता और उसको लगता है कि ये तो उनकी विरासत है, तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। तो ये एक भावना विकसित होती है जो कि एक बहुत ही घातक चीज थी, और आज भी लोगों में ऐसा पाया जाता है कि ये तो उनका है। तो ये जो चीज है वो, इससे हमको भी निजात पानी होगी। और एक अच्छी बात है कि पिछली शताब्दी में, यानी लगभग 30 के दशक से एक विश्व स्तर पर एक सोच प्रारंभ हुई कि विरासत जो है वो किसी एक क्षेत्र की, वो किसी एक समूह की, वो किसी एक राज्य की, वो किसी एक देश की नहीं होती, वो मानव की होती है। और वहां पे वैश्विक विरासत का एक अवधारणा प्रारंभ होती है, जो कि हम 1931 में एथेंस चार्टर में देखते हैं कि विश्व स्तर पे जो लोग थे विरासत से जुड़े हुए, उन लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि जो भी कहीं पे भी विश्व में विरासत है, उसको एक यूनिफॉर्म रूप से, यानी एक तरीके से सारे विश्व में सारे देश एक विशेष प्रकार से उसका रखरखाव करें। ऐसा नहीं है कि जिस देश का जो मन कर रहा है वो अपने तरीके से उसको बनाए या उसको करे, हटा दे। तो ये एक प्रयास शुरू हुआ जो कि एक बहुत अच्छी चीज थी। और 1970 के दशक में, यानी 64 में वेनिस चार्टर आता है, जो कि एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है कि कैसे हमको अपने स्मारकों का संरक्षण और उनका संवर्धन करना चाहिए। और आज जो है फिर 70 के दशक में जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आया, जिसमें ये एक भावना आती है कि विश्व में उन धरोहरों को पहचाना जाए जिनका की विश्व स्तर का महत्व है, उनकी यूनिवर्सल वैल्यू है। तो हम लोगों ने उसको धर्म से, क्षेत्र से, राज्य से और राष्ट्र से उठा के उसको विश्व स्तर पर देखना शुरू किया। और वहां एक अवधारणा पैदा होती है कि ये मानव की बनाई हुई है और मानव के लिए है, वो चाहे कहीं का भी हो। और ये जो वैश्विक विरासत है, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी पूरी मानवता की है, हेलो। हर देश की है, हर व्यक्ति की है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सोच में, और हमको कोशिश करनी चाहिए, विशेष करके वो लोग जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, कि हम जब ये अपने लेखन करते हैं, जब हम पुस्तकें लिखें या अपने शोध पत्र लिखें, तो वहां पे हम इसको, विरासत को क्षेत्र में या वर्ग विशेष से न जोड़ के उसको जो है एक खुले रूप से प्रस्तुत करें, और उसको हम विश्व विरासत के रूप में लें कि वो मानवता की विरासत है और सारी मानवता की जिम्मेदारी है कि वो इसकी सामूहिक जिम्मेदारी ले, इसका रखरखाव करे, और इससे जो भी हमको फायदे हैं, जो हमको जानकारी मिलती है, वो समूची मानवता के लिए है। तो प्राचीन समय में, फिर अगर थोड़ा सा हम डाइवर्ट होते हैं, ये जो सोच आई वो बहुत बाद में आई थी, क्योंकि प्राचीन काल में अगर आप देखें तो ये जो स्मारक हैं, जो अवशेष हैं, ये हजारों साल पुराने हैं। और पहले कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था, कोई एकेडमिक प्रोफेशनल बॉडीज नहीं थी, लेकिन लोगों ने इनको हजारों साल तक संरक्षित किया, उनकी देखभाल की, और वो आज तक हमारे पास आ पाई। उसका कारण था कि लोगों को एक श्रद्धा थी और उनसे जुड़ाव था, चाहे वो धार्मिक हो
या वो अपने पूर्वजों के प्रति हो। किसी भी गांव में आप जाएंगे, वहां पे अगर एक आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट है, कोई मूर्ति है, लोगों को मिलती है तो वो लाके किसी चबूतरे पे या किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। कुछ लोग उसको पूजना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो उनका एक जुड़ाव था इन अवशेषों से। वो उसका महत्व नहीं जानते होंगे, उन्हें नहीं मालूम कि ये पाल कालीन है या ये गुप्त कालीन है या ये मौर्य कालीन है, लेकिन वो एक प्राचीन अवशेष है। वो ये जानते थे कि ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है और उससे एक श्रद्धा होती थी और वो उसको सुरक्षित रूप से रख देते थे, कोई उसे नष्ट नहीं करता था। और हमारा जो जनता का विरासत से, धरोहर से जो श्रद्धा और जुड़ाव था, उसकी वजह से हजारों साल तक ये सब सुरक्षित रहे। लेकिन जब वेस्टर्न एजुकेशन आई तो हमको एक नए तरीके से शिक्षा दी गई और उस शिक्षा में एक भाव पैदा होने लगा कि हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो समवॉट जो है प्रिमिटिव हैं, दकियानूसी हैं, और अगर हमको आधुनिक होना है तो हमको अपनी पुरानी चीजों से थोड़ा सा हटना चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी विरासत उसकी सबसे बड़ी सफर हो गई कि हम अपनी जड़ों से कटने लगे, हम अपने पूर्वजों से, अपनी परंपराओं से हटने लगे और जो हमारी श्रद्धा और जुड़ाव था वो बीच में उसमें खाई पैदा हो गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने अपना जो रोल हम प्ले करते आए हजारों साल तक, उसको छोड़ दिया और अब हम जो है वो सरकार की तरफ देखने लगे कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग आए और इसको संरक्षित करें। हमारा काम नहीं है, हमारे गांव में है लेकिन हमारी इससे कोई वो नहीं। या आर्कियोलॉजिस्ट आए, हिस्टोरियन आए, कोई दूसरा आए, वो इसको ले जाए और म्यूजियम में रख दे। और अंग्रेजों ने ये किया, वो गांव गांव गए, वहां से मूर्तियां उठा के लाए, जो अच्छी अच्छी थी वो इंग्लैंड चली गई और बहुत सारी जो है वो संग्रहालयों में रख दी गई। तो एक जो हमारी हजारों साल की परंपरा थी, उस परंपरा में बदलाव आ गया और लोग जो धरोहर से सीधे जुड़े हुए थे वो कट गए। उनको लगने लगा कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम किसी और का है। और ये जो किसी और की भावना थी, उससे हमारी धरोहर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पिछले 300 सालों में इतना ज्यादा नुकसान हुआ जो शायद पिछले 3000 सालों में नहीं हुआ होगा। तो ये जो हमारी भारतीय सोच थी, हमारी परंपराएं थी, उनको छोड़कर हमने एक विदेशी सोच को अपना लिया और जिससे कि हमारी जो है धरोहर उसको बहुत नुकसान हुआ। और यदि आप पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ें एशियाटिक सोसाइटी में या जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी में, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे स्टोन टूल्स लोगों को गांव में मंदिरों पे या पेड़ों के नीचे रखे हुए मिले, क्योंकि लोगों को जहां से जो अवशेष मिला उन्होंने लाके उसको सुरक्षित किया, उसको संरक्षित किया। और ये उनका डायरेक्ट रोल था, वो हेरिटेज को अपना मानते थे क्योंकि ये उनके पूर्वजों ने प्रोड्यूस किया था। तो वो लगाव जो एक छूट गया, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और जिसकी वजह से हमारी धरोहर को काफी नुकसान हुआ। अब जब एक खाई आ गई, लोगों ने अपना काम करना एक तरह से दूर होना शुरू कर दिया, तो अब इसके संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब सरकार को आना था और कुछ नियम बनाने थे क्योंकि उनको कुछ अधिकार चाहिए। तो फिर एक नई सोच आई, नियम बनना प्रारंभ हुए और फिर उसके लिए जो है स्मारकों को संरक्षित किया जाने लगा, मूर्तियों को जो है क्लासिफाई, नोटिफाई किया गया और जो है लोगों में ये सोच आई कि अब आप कुछ कीजिए, हमारा काम नहीं है। तो हम और आप अलग अलग हो गए और हम दूसरे की तरफ देखने लगे कि कोई दूसरा आके हमारी विरासत को संरक्षित करे। और ये एक बहुत ही नेगेटिव सोच थी जो कि एक तरह से डेवलप हो गई और ये आज भी बहुत यानी प्रभावी रूप से लोगों में है कि हर कोई ये चाहता है कि कोई दूसरा आए और वो हमारे गांव में, हमारे शहर में या हमारे आसपास जो धरोहर है उसकी देखभाल करे, उसकी रक्षा करे और वो अपना काम करे। हमारा काम नहीं है क्योंकि ये हमारी नहीं है हमारे गांव में, लेकिन करे कोई और। तो ये जो एक सोच है, इस भावना में एक बहुत परिवर्तन की जरूरत है कि हम लोग अपनी धरोहर को पहचाने और जो हमारा उससे संबंध है उस संबंध को हम जो है पुनः स्थापित करें। तो ये एक विकृति हमारे बीच आई
और इसका कारण यही था कि हम लोग ये सोचने लगे कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो प्राचीन चीजें हैं, वो जो है वो हमारे पिछड़ेपन का प्रतीक है। हम अगर किसी बड़े फोरम पे मिलते हैं तो हम अपनी भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है अगर हम हिंदी बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि यार ये तो हिंदी में बात करता है। अगर हम विदेशी भाषा में बात करेंगे तो लोग सोचेंगे ये पढ़ा लिखा है, विद्वान है। तो हमारे अंदर ये एक भावना आ गई कि हमारा अपना जो है, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा क्षेत्र, हमारी कला, वो पिछड़ी हुई है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये तो दकियानुसी है। अगर हम दूसरों के बारे में बात करेंगे तो लोग सोचेंगे ये तो बहुत ज्ञानी है। तो इसका इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट हमारी हेरिटेज पे हुआ और हमको जो है आधुनिकता में अपनी जो है विकास और प्रगति और गर्व की अनुभूति होने लगी। तो आज इस अवसर पे जब हम बात कर रहे हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि हमको अपनी विरासत के बारे में, हमें अपनी परंपराओं के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में पूरा गर्व होना चाहिए कि ये हमारी धरोहर है। हजारों साल तक हमारे पूर्वजों ने के प्रयास से ये सब चीजें प्रारंभ हुई और हमारा दायित्व है कि हम इनका उपयोग करें, इनका पालन करें, इनका संरक्षण करें, और ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और सॉरी, और इस चीज के कई हमको यानी प्रमाण मिलते हैं। यदि आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो विदेशी हमारे जो राज्यकर्ता आए थे, उन्होंने कैसे हमारी धरोहर को विभाजित किया था, कैसे उन्होंने उसका संरक्षण किया, या उनकी सोच क्या थी, और वो हमारी कला, संस्कृति, धर्म, परंपराओं के बारे में क्या सोच रखते थे, कितना जानते थे। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए जिसके लिए निश्चय ही उनको श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य और उनकी सोच क्या थी हमको ये भी समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी विदेशी, बाहर के लोग हमारी संस्कृति को समझ नहीं पाए और धीरे धीरे हम लोग स्वयं अपनी संस्कृति से कटते चले गए। आज हम अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते, आज हम उन्हें समझ नहीं सकते, और हमें खुद नहीं पता कि हमारी धरोहर क्या थी और क्या है। आज भी हम ट्रांसलेशन से ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा है, और वो ट्रांसलेशन एक उस आदमी ने किया है जिसको भारत की संस्कृति का कोई भान ही नहीं था, तो उसने सिर्फ भाषा के आधार पर एक ट्रांसलेशन कर दिया, तो हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। तो इससे जो है हमारी सोच में परिवर्तन हुआ, हमने लोगों की तरफ दूसरी तरफ से देखना शुरू कर दिया, और हम अपनी जो सामाजिक भूमिका थी धरोहर के संरक्षण में, वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और एक नया विचार आया संरक्षण का। तो हमने अलग अलग कैटेगरीज बना दी, राष्ट्र स्तर का संरक्षित, राज्य स्तर का संरक्षित, या कुछ धार्मिक स्मारक बन गए, कुछ व्यक्तिगत स्मारक हो गए, जो जिनकी अपनी ओनरशिप में थे, वो लोग अपने तरीके से उनकी देखभाल करते थे। जो धार्मिक स्थल हैं उनको अपने तरीके से उनका मेंटेनेंस होने लगा, और जो राज्य के अधीन है उसको राज्य अपने तरीके से कुछ नियमों के अधीन उनका संरक्षण करने लगा। और बहुत सारी विरासत है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा आके उसके बारे में जो है कुछ करे। तो आज जरूरत है कि हम फिर पीछे की ओर लौटे। यानी एक होता है लोग कहते हैं हम आगे बढ़े, लेकिन कहीं कहीं जो है पीछे भी बहुत अच्छा था। तो आज जरूरत है कि अगर हम विरासत के संरक्षण की बात करते हैं तो हम आगे नहीं पीछे लौटे। जैसे हमारे पूर्वज अपने आप को विरासत से जुड़ा हुआ पाते थे, हम लोग भी कोशिश करें कि उनके जैसा बनने की कोशिश करें। हम अपने आप को धरोहर से सीधा जोड़ें, हमारे आसपास जो भी धरोहर है जो हमें पूर्वजों से मिली है, हम उनका आभार माने, उसको देखभाल करें, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को उसको सौंप पाए। अपनी हीनता की जो भावना हमारे अंदर आ गई है उसको हम दूर करें, और अपनी विरासत पे जो है वो हम उस पर गर्व करें। और इसी एक चीज और जो इस पूरे प्रक्रिया का ही यानी बाई प्रोडक्ट है, कि हमको लगने लगा कि हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो बड़ी प्रिमिटिव टाइप की हैं, अच्छी नहीं है। तो कुछ लोगों ने जो इस क्षेत्र में थे उन लोगों ने उसका ब्यूटिफिकेशन शुरू कर दिया कि ये तो बड़ा क्रूड सा है, इसको सुंदर बना दें।
तो उसको सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में एक्चुअली जो हमारी धरोहर होती है हम उसको और विकृत कर देते हैं। तो ये एक चीज है, इससे भी हमको बहुत बचने की जरूरत है कि धरोहर हमको जैसी मिली है हमको उसको वैसा ही रखना है, उसको हमें सुंदर नहीं करना है, हमको उसको जो है बदलना नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही रहे और वैसा ही हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये इस चीज से भी हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। और जो है सिर्फ प्राचीन रचनाएं नहीं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है हमको उसको भी संरक्षित करना चाहिए। एक ये हो गया है कि एक मंदिर है या कोई किला है या कोई स्तंभ है, तो हम सिर्फ उस एक स्ट्रक्चर को मान लेते हैं कि यही मॉन्यूमेंट है, इसके आसपास जो है वो अच्छी अच्छी नई नई चीजें बना दो, ये कर दो, तो वास्तव में जो है उसका पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि किसी भी स्मारक को यदि उसकी सेटिंग को हम बदल देते हैं तो वास्तव में हम उसको जो है विकृत कर देते हैं। तो हमको सिर्फ स्मारकों को या धरोहर को नहीं बचाना है, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको भी उसी रूप में संरक्षित करना है, तब हम उसको कॉन्टेक्स्ट में देख पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि पुरातत्व में यदि आप किसी अवशेष को उसके कॉन्टेक्स्ट से हटा दें तो उसकी जो है कीमत कम हो जाती है, क्योंकि वो अपना मूल स्वरूप खो देता है। तो हमको सिर्फ इन धरोहरों को ही नहीं बचाना है, बल्कि उनका जो आसपास का क्षेत्र है उसको भी संरक्षित करना है, तभी हम उसको सच्चे स्वरूप में देख और समझ पाएंगे। और जो हमको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम विरासत की बात करते हैं तो प्राय हमारे दिमाग में बड़े बड़े स्मारक आते हैं, किले, महल। और ये बहुत है कि अगर ये आप देखें स्मारकों की सूची तो उसमें आपको महल मिलेंगे, बड़े बड़े टॉम्स मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे घरों का कहीं किसी ने संरक्षित करने के बारे में नहीं सोचा। जैसे कि सिर्फ जो है प्राचीन काल में महल ही बनते थे और जनता के लिए घरों की जरूरत ही नहीं थी। तो धरोहर, हर चीज धरोहर है। जब हम इतिहास को देख रहे हैं, हम महलों को देख रहे हैं, तो हमको उस समय के तत्कालीन घरों को भी के बारे में भी जानना चाहिए, वो भी हमारी धरोहर का हिस्सा है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आवास बनते थे, अलग अलग छोटी छोटी चीजें होती थी। तो धरोहर जो है सिर्फ बहुत विशाल, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर चीजें ही नहीं है, बल्कि जो मॉडेस्ट और छोटी चीजें हैं वो भी धरोहर का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि ये सब अवशेष है। तो जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज हुई हैं उनके बनाए हुए मंदिर, विशाल मंदिर हैं हमारे पास, लेकिन जो छोटे छोटे राज्य हुए हैं, जो लोकल लोग हुए हैं, उनने भी बहुत कुछ जो है कंट्रीब्यूट किया था। हमको उन सबको भी सुरक्षित करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो भी इतिहास का अभिन्न अंग है। और इन सब चीजों से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो धरोहर है ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये सिर्फ कला के नमूने नहीं है, इसमें इतिहास है, इसमें हमारी संस्कृति की झलक है, इसमें हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक विश्वास, हमारा विज्ञान, हमारी तकनीकी, हमारे पूरे समाज का दर्पण है ये। यदि हम इनको समग्र रूप में देखने और समझने की कोशिश करें तो हमको भूतकाल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। और ये जो है, क्योंकि ये वो रचनाएं हैं, वो जीवंत यानी आई डोंट हैव अ वर्ड, यानी ये विटनेस है। तो ये विटनेस है, इन्होंने इतिहास को देखा है। हम जिस इतिहास को आज किताबों में पढ़ रहे हैं उस इतिहास को इन स्मारकों ने देखा है और जिया है। तो ये उसके गवाह हैं, सैकड़ों साल से इन्होंने इतिहास को देखा है। तो ये सिर्फ डेड मॉन्यूमेंट्स नहीं है, हमको इनको जीवंत रचनाओं के रूप में देखना है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमको पुरातत्व में ये पढ़ाया जाता है, डेड मॉन्यूमेंट्स एंड लिविंग मॉन्यूमेंट्स। जहां पे पूजा होती है हम उनको कहते हैं लिविंग मॉन्यूमेंट, और जहां पूजा नहीं होती बाकी सब वो डेड मॉन्यूमेंट। जबकि कोई भी मॉन्यूमेंट डेड नहीं होता है, हर मॉन्यूमेंट लिविंग मॉन्यूमेंट है। इट इज अ लिविंग विटनेस ऑफ द पास्ट। और हमको उसको उसी रूप में देखना है, हमको उसकी स्पिरिट को जानना है। तो सिर्फ एक पत्थर की, ईंटों की, मिट्टी की रचना नहीं है। तो हमारा जो एक नजरिया है विरासत के प्रति,
उसमें एक बहुत बदलाव की जरूरत है। और आज विश्व स्तर पर एक बहुत परिवर्तन आ रहा है और जरूरत है कि हम लोग भी जो है अपनी विरासत को अपनी दृष्टि से और एक बहुत समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास करें और हम इनके संरक्षण में जो भी हो सके वो करें, क्योंकि इनसे हमको जो है बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें कि हमारे प्रयासों से इनकी मौलिकता में या इनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं। और ये कभी लालच आता है हमारे बीच में कि ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, हम इसको और अच्छा बना दें, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि जब तक ऐसा करना बहुत जरूरी नहीं हो, हमको ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए। हम उसकी मौलिकता को बचा के रखें और जो है हम ये जो हमारा एक ट्रेडिशनल सोच था या जो हमारे एक क्राइटेरिया था, उसके बियॉन्ड जाके अपनी धरोहर को जो है वो जानने का प्रयास करें। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज की, तो हमको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जब हम वैश्विक स्तर पे सोचते हैं तो उसका आधार सिर्फ आकार नहीं होता, सिर्फ प्राचीनता नहीं होती, सिर्फ सुंदरता नहीं होती, बल्कि उसकी यूनिवर्सल वैल्यू होती है या वैश्विक महत्व होता है कि उस स्मारक का या उस धरोहर का विश्व स्तर पर या विश्व के लिए क्या महत्व है। तो आज जरूरत है कि हम इस महत्व को समझने का प्रयास करें, उसके सिर्फ बाह्य रूप रचना को देखकर ही नहीं डिसाइड करें, जो कि प्रारंभ में होता था, क्योंकि हम उसकी इतिहास को नहीं जानते थे, संस्कृति को नहीं जानते थे, तो हम उसका रूप, रंग, आकार देखकर निश्चित करते थे कि ये बहुत विशाल स्मारक है, इसको जो है राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। तो जरूरत है कि हम उसके वैश्विक महत्व को समझें। और बहुत सारी जो है धरोहरें हैं जो क्षेत्रीय स्तर की हो सकती हैं, राज्य स्तर की हो सकती हैं, कुछ लोकल लोगों के महत्व की हो सकती हैं। वो लोग आगे आए और इस प्रकार की धरोहरों के संरक्षण में अपना योग दें। जहां तक है, हमने अभी तक जो हमको समझाया गया या जो पढ़ाया गया, हमने अपनी विरासत को दूसरों की दृष्टि से देखने का प्रयास किया। विदेशियों ने आके हमको बताया कि हमको कैसे अपनी धरोहर का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, कैसे उनका संरक्षण करना चाहिए, कैसे हमको उनको देखना चाहिए, कैसे महत्व को समझना चाहिए। तो आज जरूरत है कि हम अपनी परंपराओं, अपनी इतिहास, अपनी संस्कृति के मापदंडों के अनुसार अपनी धरोहर को देखें और भारतीय दृष्टिकोण से हम भारत की धरोहर को जब देखेंगे तो निश्चय ही हमको जो है, जो आज तक हम देख रहे थे, जो जान रहे थे, जो समझ रहे थे, उसके बियॉन्ड जानने का मौका मिलेगा। बहुत सारे इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर के, स्थानीय निकायों के और कई विशेष नियम हैं जिनका पालन ये जो डिफरेंट बॉडीज हैं वो करती हैं, और मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब लोग इस विषय में जानते होंगे। भारत में जो 3 मुख्य कानून हैं हेरिटेज से जुड़े हुए, तो वो आपको पता है 1904 का एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है। स्वतंत्र होने के बाद 1958 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट आया, जो कि प्रिंसिपल एक्ट है, जिसमें संरक्षण के बारे में या स्मारकों के रख रखाव के बारे में प्रोविजंस हैं, जिससे कि केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उनको सारा अधिकार मिलता है। और एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट है, जो 3 मुख्य कानून है। इसके अलावा राज्यों ने अपने कानून बनाए हैं, क्योंकि आज धरोहर जो है वो केंद्र की सूची में भी है, वो राज्य की सूची में भी है और वो कंकरेंट लिस्ट में भी है। तो धरोहर से संबंधित जो हमारे जो धरोहर है उस पे किसी एक सरकार का तो जो है वो अधिकार नहीं है, तो केंद्र, राज्य और कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलके हम जो है धरोहर से संबंधित विषयों को देखते हैं। तो आज और इन नियमों का जो एक मूल उद्देश्य था वो ये था कि एक विशेष रूप से या एक समान रूप से नियमों के अनुसार इनकी देखभाल हो सके, जहां तक चाहे संरक्षण का हो, चाहे इनके मेंटेनेंस का हो, उसके लिए कुछ नियम कायदे हो, और ऐसा नहीं हो कि जो जैसा चाहे वो वैसा करे।
तो इससे जो है नियमों से एक यूनिफॉर्मिटी आती है, और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके अनुसार दुनिया के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब एक विशेष प्रकार से या एक रूपता से उनके संरक्षण की ओर प्रयास करते हैं। और इसमें एक और प्रोविजन जो लॉ से हमको मिलता है कि यदि कोई इनका विनाश करता है या कोई इनको विकृत करने का प्रयास किया करता है तो उनको दंड का भी प्रावधान होता है। तो ये जो है इनके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और प्रयास यही होता है कि उनकी मौलिकता और मूल स्वरूप की रक्षा की जा सके। वहां पे कोई अपने मन से या अपने फैंसीफुल आइडियाज को से उनको विकृत न करे, और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जागरूकता और सहयोग हमको मिलता है। जो एक्सपर्ट्स हैं अन्य देशों में, उनके साथ मिलके हम इनके संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं, और जो सुविधाएं कुछ देशों में जहां नहीं है वो दूसरे देशों की में जो सुविधाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। और वैश्विक स्तर पे इससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यदि सहयोग की आवश्यकता हो तो वो सहयोग मिल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद जब हम बात करते हैं धरोहर के संरक्षण की, तो सबसे महत्वपूर्ण है जनता। यदि जनता धरोहर का संरक्षण नहीं करेगी तो धरोहर का संरक्षण करना बहुत मुश्किल है। और यदि जनता अपने आप को धरोहर से जोड़ती है और वो जिम्मेदारी ले लेती है तो धरोहर का संरक्षण एक बहुत आसान चीज हो जाती है। इस विरासत के निर्माता जनता के लोग हैं, उसके रक्षक भी जनता के लोग हैं, और उनके सहयोग के बिना इनके संरक्षण के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। और ये बात आज नहीं, आज से बहुत कम से कम लगभग 70 साल पहले विश्व ने इस बात को महसूस कर लिया था और मान लिया था। 1956 के यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के प्रियम्बल में जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको सिर्फ कोट करता हूं। द श्योरेस्ट गारंटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड वर्क्स ऑफ द पास्ट rest in the respect and affection felt for them by the people themselves। तो यूनेस्को ने ये माना कि मॉन्यूमेंट्स और भूतकाल के जो भी कार्य हैं, जो वर्क्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जनता का विरासत के प्रति सम्मान और लगाव। यदि जनता का विरासत से लगाव है और विरासत के प्रति सम्मान है तो उनकी सुरक्षा की वो गारंटी है। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर किसी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये धरोहर जनता की है, जनता के बीच में है, और जनता यदि इससे अपने को लगाव महसूस करती है और इसके प्रति उनके मन में सम्मान है तो ये अपने आप में सुरक्षित हो जाती है। और हम लोग जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम जनता को जागरूक करें कि वो अपने आप को विरासत से जुड़ा हुआ महसूस करें, इस विरासत के प्रति उनके मन में सम्मान पैदा हो, हम इनके महत्व को उनको समझा सकें। और ये आएगा पब्लिक अवेयरनेस से। यदि हम जनता को ये बता सकें कि इनका क्या महत्व है तो निश्चय ही उनके मन में इनके प्रति सम्मान आएगा, उनसे जुड़ाव पैदा होगा, जिसकी वजह से हजारों साल तक ये सुरक्षित थी। अंग्रेजों के आने से पहले या 1904 के पहले कोई लॉ नहीं था हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन फिर भी ये हजारों स्मारक सुरक्षित रहे। और वो सुरक्षित रहे क्योंकि जनता का उनसे सीधा लगाव था और वो उसकी देखभाल करते थे। तो जिस जनता ने हजारों साल तक इनको सुरक्षित रखा, वो अगले हजारों साल तक भी इसको सुरक्षित रखेंगे यदि वो उससे जुड़ सके। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जनता को विरासत से जोड़ें, उनके प्रति सम्मान और लगाव को पैदा करें। और यदि ये हो जाता है तो हम लोगों का काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां हमारी जो ये महान विरासत है इसको अपने मूल स्वरूप में देख पाएगी, और सिर्फ देख ही नहीं पाएगी बल्कि वो इसको और आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा पाएगी।
तो यदि हम ये कर पाते हैं तो हम अपने प्रयास में, अपने कर्तव्य में सफल होंगे। और यदि हम जनता को नहीं जोड़ पाते हैं विरासत से, तो हम कहीं अपने जो हमारा दायित्व है, कहीं हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आज धरोहर दिवस पे हमको बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि धरोहर का भविष्य जनता के हाथ में है, और इसकी देखभाल जो है वो जनता ही कर सकती है जब वो इससे सीधे रूप से जुड़े। तो जरूरत आज है कि हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए विशेष प्रयास करें, जनता को उसकी धरोहर से जोड़ें और हम अपने धरोहर पे गर्व कर सकें। तो हमारी जो ये जो पूरी विरासत है वो आने वाले कई पीढ़ियों तक अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपने को विराम देता हूं, और यदि आप लोगों के कोई सुझाव होंगे, यदि आपकी कोई टिप्पणियां हैं, तो उससे मुझे जो है जानकारी मिलेगी और मैं उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सर इतनी सारगर्भित बातों को इतनी सहजता सरलता से रखा है कि मन बहुत आह्लादित हो रहा है सर। वाकई में आज सारे भारतीय लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपने धरोहर को वो बचाएं। आपने कहा कि जैसी धरोहर है वैसे ही रहने दे और उसी को हम लोग अपने आगे के जो जनरेशन है उसको वहां पहुंचाएं, उनके पास वो चीज हम लोग रखें। ये हम लोगों का दायित्व बनता है। बहुत बहुत सुंदर सर आपका व्याख्यान रहा। अब मैं जितने भी हमारे विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो सर ने भी आग्रह किया है कि अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो, चाहे कुछ भी बातें ऐसी हो जो शेयर करना चाहें आप सर से, तो वो जरूर कहें, हमें अच्छा लगेगा। हमारे साथ मुन्ना सिंह सर जी जुड़े हुए हैं, नीतू तिवारी जी, संजीव सर, बहुत सत्यजीत पाठक सर, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और सभी धरोहर प्रेमी हैं। इसीलिए तो आज अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिता रहे हैं। आप लोगों के मन में कोई भी बात हो तो वो शेयर करें, कहें। सर अनम्यूट कर ले सर, द्विवेदी सर। सादर प्रणाम सर। सादर प्रणाम सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना सारगर्भित व्याख्यान दिया और आपके ने सब कुछ तो कह दिया, हमारे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं सिर्फ धन्यवाद के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सही कह रही है मैम। धन्यवाद नीतू। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी, धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी, आपने इतना सारगर्भित व्याख्यान दिया और आपने बहुत सही कहा कि जब तक जनता जागृत नहीं होती और जनता अपने विरासत से अपना जुड़ाव महसूस नहीं करती है, तो गिने चुने जो व्यक्ति हैं विरासत के क्षेत्र में कार्यरत, उनके द्वारा संभव नहीं है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार में आज कुल 7 पद सृजित है पुरातत्व में, और उसमें भी केवल 2 कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति कार्यरत है, बाकी रेगुलर कोई कर्मचारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी, अगर हम सोचते हैं कि बिहार की विरासत या बिहार के मॉन्यूमेंट की रक्षा इनके द्वारा संभव नहीं है। मैं 2007 में बिहार ने पहले 7 साल में झारखंड सरकार में था, मैंने उसमें एक प्रयास किया था और वहां एक नियम भी बनवाया कि जो मॉन्यूमेंट्स अभी जो डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे थे कि मॉन्यूमेंट्स के सुरक्षा की जिम्मेवारी वहां के पंचायती राज को दिया जाए, वहां के मुखिया को दिया जाए। और ये क्योंकि वो स्थानीय होते हैं, वह जो भी स्मारक या जो भी प्राचीन हमारा स्थल है उसको निश्चित रूप से बेहतर ढंग से उसको सुरक्षित कर सकते हैं। हमने संरक्षण के बारे में निश्चित रूप से कहा था कि संरक्षण की जिम्मेवारी नहीं होगी, उस सुरक्षा की जिम्मेवारी को दिया जाए। संरक्षण क्या है कि हम इसमें विश्वास करते हैं कि नीम खपड़े जाए। यदि कोई व्यक्ति संरक्षण की जानकारी नहीं रखता है और उसे संरक्षित करने का प्रयास करेगा तो वह उन पुरावशेषों या पूरा स्थल को बर्बादी करेगा, उसे और बेहतर संवार नहीं पाएगा, या संवारेगा भी तो आज के कंटेक्स्ट में। ऐसी एक बिहार बंगाल के बहुत बड़े लेखक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। झारखंड सरकार ने जब उससे का टेक ओवर किया
तो क्योंकि वहां कंजर्वेशन भी सरकार का नहीं था, हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया कि उसके कंजर्वेशन की अगर कोई वो अपने इंजीनियरिंग सेल से उसका कराने का, इंजीनियरिंग सेल ने बहुत अच्छा प्रस्ताव दे दिया क्योंकि उसको नया एक बड़ा वहाँ फर्स्ट मेमोरी में बिल्डिंग बनाने का। तो हमने फिर बाद में इंजीनियर साहब को बुलाया, यही कहा कि हम लोग सच पूछिए नया शर्ट नहीं सिलवाने की बात करते हैं, जो कमीज हमारा जो है उसी को रफू करना है, तो जो हमारी बिल्डिंग है उसको आप कैसे संरक्षित रख सकते हैं, इस संबंध में कार्रवाई कीजिए। तो इसीलिए निश्चित रूप से संरक्षण का कार्य तो जो आर्कोलॉजिकल के जो ट्रेंड व्यक्ति हैं वही संरक्षण का काम करें, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी निश्चित रूप से स्थानीय जनता वहां का पंचायत दे सकता है। बिहार सरकार में हमने भी प्रयास किया था, बिहार सरकार में, लेकिन वो पंचायती राज में अभी तक वो कानून में शायद नहीं शामिल हो पाया है। लेकिन मैं डॉक्टर त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि यदि भारत सरकार ही अगर इस मामले में एक जिम्मेवारी है, उन्होंने बहुत सही कहा कि कुछ सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, कुछ स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, बहुत से मॉन्यूमेंट्स या बहुत से हमारे जो विरासत के महत्वपूर्ण सामग्री हैं जो 80% मैं कहूंगा कि ऐसे सामग्री हैं जो राज्य सरकार के सूची में है, न भारत सरकार की सूची में, केंद्र सरकार की सूची में। तो ऐसी भी सामग्रियों के संबंध में अगर पंचायत सरकार, पंचायती सरकार आती है, मुखिया के सामने आते हैं, अगर इनको हम सुरक्षित करने का प्रयास करें, उनके द्वारा सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। और डॉक्टर त्रिपाठी का जो कहना सही था कि जनता का जागना, तो जनता स्थानीय स्तर पर निश्चित है कि सभी अगर अपने अपने ढंग से चलने लगे वो थोड़ा सा हो, लेकिन हम सभी जागृत होकर उसको सुरक्षा प्रदान करना चाहेंगे, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। आज विरासत दिवस पर, विश्व विरासत दिवस पर डॉक्टर त्रिपाठी का व्याख्यान निश्चित रूप से बहुत लाभप्रद है। मैं नीतू से अनुरोध करूंगा कि इसका ये वो जरूर रिकॉर्ड कर रही होंगी, इसको फेसबुक और जो भी यूट्यूब पर इसको डालें कि लोग इसको सुने और इसके महत्व को समझें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर त्रिपाठी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस व्याख्यान को देने की कृपा की। मैं हमारी 2 तारीख के बाद 4 तारीख को मैंने जब इनसे पहली बार बात किया, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। मैं निश्चित रूप से हम पुरानी परिषद के तमाम अपने जो सहकर्मी हैं, हमारे जो, मैं सबों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना सहकर्मी व्याख्यान दिया। हम उम्मीद करते हैं कि नए व्याख्यान में और नए में हम फिर जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर त्रिपाठी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आज दिन भर विरासत का क्षेत्र लगातार व्याख्यान के कारण संभवतः कुछ लोग कम जुड़े, तो मैं खुद आज 3 व्याख्यान से जुड़ा हुआ था लगातार, तो लोग शायद आज का दिन इस मामले में एक तरफ महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक दिन भर व्यस्त रहने के बाद शायद पालन नहीं हो पाया। फिर मैं डॉक्टर त्रिपाठी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने काफी सारा व्याख्यान दिया है और हम उम्मीद करते हैं फिर हम से एक नए व्याख्यान के साथ नए व्याख्यान में जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो सुनीता जी को कोऑर्डिनेट करने के लिए और उनके संस्था के को ये पूरा करिए कि जो सेमिनार करने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद सर। सर एक कमेंट आया हुआ है, मैं पढ़ देना चाहती हूँ सर, सत्यजीत पाठक जी का। सादर प्रणाम सर। धरोहरों के संरक्षण की जानकारी बढ़ाना आवश्यक है, जानकार लोग उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इतिहास पढ़कर वास्तविक इतिहास देख नहीं पाए। यह भारत के चाहे दृश्य स्रोत हो, ज्ञान की प्रक्रिया हो, शिल्प या ज्ञान हो। एक उदाहरण लेता हूँ, सामयिक परिप्रेक्ष्य में समाज में बीमारी से बचने के तरीके, योग, आयुर्वेद, अगर तंत्र और पुराणों में वर्णित अनुष्ठान में रोग से बचने के तरीकों के बारे में सिर्फ इतिहास पढ़ने से ही नहीं जान पाते हैं। हम लोगों के लिए अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने लोगों के लिए अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये उनका कहना है सर। ये
और बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं सर। बहुत कमलेश यादव जी का है, बहुत सुंदर व्याख्यान सर। मुन्ना सिंह सर कमांडेंट है सीआरपीएफ के, उनका सर कहना है कि आलोक त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। विरासत हमारी है, कर्तव्य हमारा है, इसे संरक्षित करें। हर जागरूक व्यक्ति का धर्म है कि औरों को जागरूक करें। और आगे उन्होंने लिखा है कि साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहर का भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। भरतपुरा का पुस्तकालय, कुतुबपुर में भिखारी ठाकुर जी का घर एवं उनके द्वारा प्रयोग में किए गए साजो सामान का भी संरक्षण आवश्यक है। सर ये चूंकि ये कला प्रेमी है सर और नाट्य प्रेमी भी हैं, इसलिए उन्होंने नाटक से संबंधित जो भिखारी ठाकुर जी का योगदान है उसको भी उन्होंने सम्मिलित किया है। और सर बहुत बहुत ज्यादा सर आपको धन्यवाद कि बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं सर। थैंक यू। और ये सही है कि हमने जो कहा कि हमारा जो एक सीमित दायरे में जो हम विरासत को देखते हैं, हमको उसके बियॉन्ड जाना है। सिर्फ ये कुछ चीजें ही विरासत नहीं है, विरासत हर चीज विरासत है। और हमको ये देखना है कि परंपरा और कुरीति इनमें थोड़ा सा अंतर होता है कि वो चीजें जो आज के परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए, देश के लिए, हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे जो हमें उससे मिली है, हमको उनको आगे बढ़ाना है और हमको उसमें गर्व होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, जैसे वो पुस्तकालय की बात कर रहे हैं, या जो इससे पहले एक हमारे साथी ने कहा कि हम अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये सच है, क्योंकि हम अपनी जड़ों से कहीं कट गए हैं। तो हमको इस चीज को समझना है कि हम उसको देखें, यानी हम अंधभक्त भी नहीं हो कि हमारा जो कुछ है वो सब अच्छा है, नहीं। हमारी जो धरोहर है हम उसको देखें, उसको जाने, उसके महत्व को समझें, और जो महत्व का है, काम का है, उपयोगी है, हम गर्व से जो है अपने प्रयोग में लाएं, दुनिया को दिखाएं, और हमको अपनी धरोहर पे गर्व होना चाहिए। हम उससे सीधे जुड़े, और विशेषज्ञ जो है वो अपना काम करेंगे, जो विशेष संस्थाएं हैं वो अपना काम करेंगी, वो उनका स्पेशलाइज्ड जॉब है। लेकिन बहुत सारी धरोहर ऐसी है जो हमारे चारों ओर बिखरी है, हमारे घरों में कुछ, हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे पुराने स्मारक हो सकते हैं, स्थल हो सकते हैं, कुछ चीजें मिलती हैं। तो हम सब लोग मिलके जब काम करेंगे तो हम अपनी धरोहर को बचा पाएंगे। और यदि आप यूरोप में या अमेरिका में कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे गांव में बहुत छोटी छोटी रचनाएं हैं, और पूरे गांव के एरिया वहां जाएंगे तो आपको ले जाके वो दिखाते हैं, देखिए ये 80 साल पुराना मकान है या 40 साल पुराना मकान है। तो उनको उसमें गर्व आता है, क्योंकि उनका इतिहास हमारे जितना समृद्ध नहीं है, लेकिन ये हमारे गांव की पहली साइकिल है, वो वहां के गांव के म्यूजियम में रखी हुई है। तो उनको अपने गांव के इतिहास पे, गांव की छोटी छोटी चीजों में उनको जो है गर्व होता है, और हमको अपना जो है वो गर्व जो है वो महसूस करना है, और अपनी परंपरा, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को जानना है और उससे जुड़ने का प्रयास करना है। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हम काफी कुछ सफल हो पाएंगे। और ये एक बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि हमारा देश इतना समृद्ध है, हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध और व्यापक है कि उसकी बारे में कुछ भी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन यदि हम ये करें तो हमको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तो आप सभी का आभार, और द्विवेदी जी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि हम आप सबसे बात कर पाए, और ऐसे ही हम लोग भविष्य में मिलते रहे, पहले मिलते रहे हैं, और हम लोग जो है मिलजुल के अपनी धरोहर के लिए सब लोग काम करेंगे और सफलता निश्चित मिलेगी। बिल्कुल सर। विश्व विरासत दिवस विश्व विरासत दिवस को इस संकल्प के साथ हम लोग सार्थक बना सकते हैं कि हम सभी अपने विरासत को हीन भावना से न देखें, वो चाहे टेंजेबल हो चाहे इनटेंजेबल हो, सबको हम लोग भारतीय दृष्टिकोण से अपने धरोहर को समझें, ये बहुत जरूरी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस वेबिनार में सर आए और इतना सुंदर सा आपने व्याख्यान दिया, इसके लिए बिहार प्राविधिक परिषद और प्रेसेस पटना आपकी सदा आभारी है सर। अब मैं इस वेब वार्ता को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, आप जिन्होंने हमारे साथ इतना सहयोग दिया है, इतने शांतिपूर्ण ढंग से सर के व्याख्यान को सुना, इंटरेक्ट किया,
आपका सहयोग हमें बार बार मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।